नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग IRFC नाम से जानते हैं। देखिए, IRFC एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर हर किसी को एक पॉजिटिवली थिंकिंग रखकर काम करना चाहिए, मुझे लगता है। क्योंकि देखिए, IRFC एक ऐसी कंपनी है जो 100% मार्केट से पैसा उठा पाते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, IRFC बेसिकली एक NBFC है, नॉन मतलब NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो NBFC जितने सारे कंपनी होते हैं उसमें एक दिक्कत क्या होते हैं कि वो पैसा जिसको लोन देते हैं वो सारे पैसा मार्केट से उठा नहीं पाते। मान के चले 3 व्यक्ति को लोन दिया और तीनों व्यक्ति में 2 व्यक्ति लोन तो इंटरेस्ट के साथ वापस किया और एक व्यक्ति बता रहा है कि मैं लोन को वापस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा बिजनेस डूब चुका है। तो यही जो पैसा मार्केट से नहीं मिला, वो पैसा उस बैंक के लिए, उस NBFC के लिए वो NPA बन जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। तो बात थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मैं आपको क्लियर कट आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। मान के चलिए आपके पास 100 रुपीज है और 100 रुपीज को आपने 2 व्यक्ति को लोन दिया 50-50 करके। तो एक व्यक्ति ने लोन पूरा का पूरा इंटरेस्ट के साथ आपको वापस किया और एक व्यक्ति आपको 25 रुपीज तो वापस किया, मगर बाकी 25 रुपीज वो दे नहीं पा रहा है। वो बता रहा है कि मेरे पास जो पैसा था वो डूब गया और मैं आपको वापस पैसा नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो 25 रुपीज किसको झेलना पड़ेगा? आपको। तो आपका जो फंड 50 रुपीज 100 रुपीज था वो अभी कितना बन जाएगा? 75, क्योंकि आपका 25 रुपीज तो गया। तो इसी को, ये जो 25 रुपीज आपका गया उसको कहा जाता है NPA। तो जो जो बैंक्स और फाइनेंस कंपनी इस तरीके से लोन को प्रोवाइड करते हैं और वो जो NPA होते हैं, वो NPA अगर मार्केट से ना मिले तो मतलब सॉरी, NPA अगर मार्केट में बन चुके हैं तो वो बैंक के लिए खतरा है, NBFC के लिए खतरा है। तो IRFC एक ऐसी कंपनी है जिसका NPA 0% है, मतलब वो पूरा का पूरा पैसा मार्केट से उठा पाता है। तो इसलिए IRFC एक इतना पॉजिटिव कंपनी है, क्योंकि कंपनी का में इस तरीके से लोन डिफॉल्ट ना होने का और एक वजह भी है। वो कारण है, कंपनी टोटली जो लोन प्रोवाइड करते हैं वो रेलवे कंपनीज को करते हैं और रेलवे कंपनी को करने के कारण कंपनी के लोन डिफॉल्ट होने का चांसेस बहुत कम है। आप खुद ही देख सकते हैं, कंपनी का सेल्स का ग्रोथ ठीक ठाक है, कंपनी के एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक ठाक है। आप खुद ही देख लीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 100% आपको देखने को मिला है। मतलब कंपनी के पैसा जो है वो 100% मार्केट से वो उठा पा रहा है। और बेसिकली कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखिए एक रेंज के हिसाब से ग्रोथ होता देखने को मिला। यहाँ पे मुझे एक दोस्तों ने पिछले दिनों में कमेंट्स किया था, सर कंपनी इतना अच्छा है तो इसका प्रॉफिट रेशियो तो हर साल बहुत ज्यादा बनना चाहिए था, मगर एक ही रेंज के ऊपर क्यों है? देखिए, पहले बता दूं, कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी में आपको ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई कभी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी हमेशा सर्विसेज रिलेटेड काम करते हैं, मतलब सर्विसेज देने का काम करते हैं। उसको प्रॉफिट से उतना ज्यादा मतलब नहीं होता। हाँ, अभी धीरे धीरे करके प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हो रहा है, पहले ऐसे ऐसे नहीं था। तो जिसके चलते है कंपनीज के ऊपर आपको किस तरीके से ट्रस्ट है जरूर मुझे कमेंट्स करना। और हाँ, मैं IRFC के ऊपर पॉजिटिव हूँ, क्योंकि रेलवे गवर्नमेंट को बजट जो पेश किया जाएगा, नेक्स्ट जो बजट आएगा, तो रेलवे गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे बजट आएगा। शायद मुझे लगता है उस बजट में कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस है। उसी तरीके से एक अपडेट भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, द सरप्राइज विनर्स इन द रेस टू 400 ट्रिलियन रुपीज। तो सरप्राइजली बिग विनिंग हो चुके कंपनी को, बिग प्रोजेक्ट मिला है और वो भी कितना? 400 ट्रिलियन का। तो सोचिए, इतना बड़ा अगर कंपनी को प्रोजेक्ट लगातार मिलते चले गए तो कंपनी में ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ने का चांसेस है। तो बेसिकली जो जो देखा जाए तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और बेसिकली ये भी आप जरूर सोचिएगा कि इस तरीके से विनिंग्स अगर होता रहे तो कंपनी के आगे बढ़ने का भी चांसेस है। और कंपनी कंटिन्यूसली देखिए कि जर्नी होने के बाद कंपनी सेल अप मोमेंटम देखने को मिला, कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जो मोमेंटम है आप खुद ही देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सेलिंग पोजीशन में कंपनी नीचे गया रहा था और ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर भी जाने का कोशिश किया। मैंने पहले बता चुका हूँ कि कंपनी इस रेंज को, जब तक इस रेंज को ब्रेक ना कर पाए तो ऊपर जाने का कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ है, एक बाइंग रेंज क्रिएट हुआ जो करीबन 49% के आसपास। इस बाइंग रेंज में मैं किस तरीके से एंट्री लूंगा? जब नीचे आएगा इस लेवल को टच करेंगे तब मैं एंट्री लूंगा और मेरा टारगेट रहेगा इस हाई लेवल तक। तो बेसिकली एक शानदार तरीके से टारगेट पाने का चांसेस है और इस टारगेट को फॉलोअप करके जरूर काम किया जा सकता है। तो मैं जरूर इसके ऊपर फॉलोअप करूंगा। आप किस तरीके से काम करेंगे इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना।
नेक्स्ट कंपनी उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, पहले बता दूं। कंपनी एक देखा जाए तो एक मिड कैप टाइप कंपनी बनने जा रहा है। तो बेसिकली कंपनी धीरे धीरे करके खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ऑटो सेक्टर का जितना ग्रोथ होगा उतना ही केपीआईटी का ग्रोथ होने वाला है। अभी देखिए केपीआईटी के ऊपर एक मजेदार बात आपको बता दूं। बिजनेस डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो केपीआईटी इज डीपली एंगेज इन द ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी जो इंडस्ट्रीज है इसके ऊपर। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे तो केपीआईटी हैड ए सिग्निफिकेंट मतलब प्रेजेंस एट सीईएस। तो सीईएस का मतलब क्या है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जो शोज है, तो उसके ऊपर कंपनी सबसे ज्यादा एक सिग्निफिकेंट डिपेंडेंसी के ऊपर काम कर रहा है। तो बेसिकली कंपनी का जो ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी सेगमेंट के ऊपर है वो बहुत तेजी से इस सेगमेंट के ऊपर ग्रोथ कर रहा है, और गुड कंपनी का प्रोग्राम भी है। न्यू जो एंटिटीज है करेक्ट जो गुड प्रोग्राम के ऊपर भी है कंपनी का। साथ ही साथ केपीआईटी हैज इन्वेस्टेड इनटू ए एन ड्रीम एंड कैजुअल गेमिंग कंपनीज, मतलब कंपनी अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं। उसके साथ ये भी देखेंगे तो कंपनीज के ऊपर जो ग्रोथ है, केपीआईटी अनबिलीव्ड टेक्नोलॉजीज फॉर द सोडियम बैटरीज एज ए सस्टेनेबल ऑप्शंस, मतलब कंपनी बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी काम करने का यहाँ पे कुछ नया डिसीजन कंपनी लेते चले जा रहे हैं। तो स्ट्रेटेजिकली कंपनी देखा जाए तो अकाउंट्स जो कंट्रीब्यूटेड है वो 85% कंपनी के रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो सोचिए हर जगह पे कंपनी के एक पॉजिटिविटी सिचुएशन देखने को मिला है, जिस सिचुएशन के कारण कंपनी में आगे बढ़ने का दम रहेगा। तो मैं केपीआईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर पॉजिटिव इसी सारे कारण के वजह से हूँ, और दो कारण है जिस कारण के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ, जो है कंपनी के इस बार भी कंपनी के ईयर ऑफ ईयर बेसिस में शानदार तरीके से सेल्स देखने को मिला। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 387 से 544 करोड़ के आसपास देखने को मिला। बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिला है। मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। सेल्स का ग्रोथ जितना परसेंटेज ज्यादा है उससे कई गुना ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगा। ऐसे नहीं कि कंपनी रिटर्न नहीं दिया, कंपनी अभी लास्ट 5 ईयर्स में 65% के आसपास एवरेजली सीएजीआर का परसेंटेज कंपनी रिटर्न दिया। तो कंपनी किस लेवल में, कंपनी किस हद तक कंपनी आगे बढ़ रहा है आप खुद ही देख सकते हैं। तो इसीलिए शायद इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, कुछ क्वांटिटी एफआईएस ने बेचा, उसका डायरेक्टली फायदा डीएस ने उठा लिया। तो इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने के लिए पूरा का पूरा तैयार है। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट भी है। केपीआईटी टेक्नोलॉजी बोर्ड टू कंसीडर फाइनल डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024, मतलब कंपनी फिर से एक बार फाइनल डिविडेंड देने वाला है, क्योंकि पहले भी कंपनी इस बार डिविडेंड बहुत बार डिविडेंड दे चुका है। अगर मैं डिविडेंड के बारे में चर्चा करूं तो आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी एक बार इंटीम डिविडेंड दे चुके हैं फरवरी मंथ में, और फिर से एक बार फाइनल डिविडेंड देने वाला है। पहले भी एक बार डिविडेंड दिया था, आप देख सकते हैं पिछले साल में फरवरी मंथ में इंटीम डिविडेंड दिया था और फाइनल डिविडेंड दिया था अगस्त मंथ में। तो मुझे लगता है इस बार भी अगस्त मंथ के आसपास में कंपनी फाइनल डिविडेंड देने का चांसेस रखेंगे। तो जो लोग डिविडेंड के शौकीन है तो इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च जरूर करिएगा, क्योंकि इसका डिविडेंड का यील्ड कितना है, डिविडेंड यील्ड 0.30% के आसपास है। तो डिविडेंड तो कंपनी के ऊपर देखने को मिला ही है। बाकी आप किस कंपनी के ऊपर क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। तो रिलैक्सो फुटवेयर कोई छोटे मोटे कंपनी है, पहले बता दूं कंपनी 20,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप लेकर चला है। इस कंपनी के खासियत पॉइंट और वीकनेस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। खासियत पॉइंट क्या है, सबसे पहले वो मैं आपको बता दूं। देखिए इसके जितने सारे पेयर कंपनी है, मतलब इस सेगमेंट में जितने सारे कंपनीज है, तो सारे कंपनीज का अगर नोटिस करेंगे तो सारे कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, क्वार्टरली जो सेल्स का ग्रोथ है वो उतना खास नहीं है, और रिलैक्सो का भी उतना खास नहीं है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ सारे इस सेक्टर में सारे कंपनीज का प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। सिर्फ एक ही कंपनी है जो रिलैक्सो का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 28% के आसपास देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से एक कंपनी का ग्रोथेबल यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिले हैं। तो रिलैक्सो फूडवेयर के बारे में एक ही बात कहूंगा, कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं अपकमिंग टाइम्स में। जो लोग सोच रहे हैं कि रिलैक्सो बहुत दिनों से तक एक ही रेंज के ऊपर है, कंपनी भाग नहीं रहा है, तो क्या कंपनी बेकार बन गया? बिल्कुल नहीं। लोग जूता पहनना छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आज वो भी फैशन हो चुके हैं, और लोगों के घर में एक नहीं बहुत सारे लोगों के घर में एक व्यक्ति का दो तीन चार पांच जोड़िया जूता आपको देखने को मिल जाएगा। तो जूते का जो प्रोडक्ट है वो बहुत अलग अलग कंपनी है मान लेता हूँ, फिर भी रिलैक्सो का प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा घरों में आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो बेसिकली रिलैक्सो के ऊपर कुछ पॉजिटिव पॉइंट है। अभी वीकनेस पॉइंट क्या है, कंपनी का वैल्यूएशन। अगर वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो कंपनी का पी रेशियो एक टाइम चला गया था 147 के आसपास, आज कहाँ पे है 99 के आसपास, फिर भी एवरेज पी रेशियो कितना है 100 के आसपास है। तो वैल्यूएशन जो है, मुझे पेयर कंपनी से बात करूं, मतलब जो इसका
इंडस्ट्रीज पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो बहुत कम है और इसका कंपनी का पी रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा मुझे हाइक देखने को मिले। और तीसरी बात, कंपनीज के ऊपर और एक पॉइंट जो है वो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट। देखिए रिजल्ट थोड़ा सा अभी धीमी गति से आगे बढ़ता हुआ देखने को मिले। जो पहले 765 करोड़ तक कंपनी का ग्रोथ देखने को मिला था, सेल्स का ग्रोथ, वो कम होकर 713 के आसपास देखने को मिला। मतलब सेल्स का जो आंकड़ा है वो यहाँ पे कम हो चुके हैं और उसी के कारण कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी वो भी कम हुआ है। आपको लग रहा होगा कि 30 करोड़ से 39 करोड़ बना, चलो प्रॉफिट तो ज्यादा हुआ, ऐसे बिल्कुल नहीं। क्वार्टर को कंपनी बीट नहीं कर पाए, इसी के चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। और अगर चार्ट को देखेंगे तो कंपनी के ऊपर लगातार एक गिरावट का माहौल झेलना पड़ा। तो एक लंबा सा जर्नी कंपनी के ऊपर सेलअप से देखने को मिले हैं। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कंपनी के ऊपर यहाँ पे मुझे एक पैटर्न देखने को मिला है, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना है। और जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तब मैं कुछ डिसीजन लूंगा, तब तक मैं इंतजार करूंगा इस कंपनी के कुछ अच्छा खासा ग्रोथ होने के लिए। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है। हाँ, मेरा इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी के ऊपर, मगर ट्रेड नहीं है। मैं जब स्विंग बेसिस में कोई भी ट्रेड बनेगा मैं आपके साथ जरूर एडुकेशन पर्पस में शेयर करूंगा, क्योंकि मेरे वीडियो हमेशा एडुकेशन पर्पस में होते हैं। क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन करूँ। मेरा काम है आपको सारे पॉइंट्स, सारे कंपनी के डिटेल्स के बारे में जानकारी देना। आपका काम है उस जानकारी को वेरीफाई करना और आपका जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करना। किसी भी तरीके से मेरे तरफ से रिकमेंडेशन का कोई भी सॉल्यूशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है भागीरथ केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो एक छोटा सा कंपनी है, 2000 करोड़ का कंपनी है। और इस कंपनी ने एक अपडेट जनरेट किया, वो है स्प्लिट का। तो कंपनी 2 तारीख को आपको स्प्लिट देने वाले हैं, हर एक के बदले 10 शेयर आपको स्प्लिट देने वाले हैं। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर कोई डिसीजन लीजिए। तो वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज एक लाइक करना और मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।